तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शेखावटी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के पेपर की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आएंगे। तो देखते रहिए आगे वीडियो को। तो पहला है त्रिदलीय संघर्ष के मुख्य कारण और परिणाम क्या थे। त्रिदलीय संघर्ष के मुख्य कारण परिणाम क्या थे, तो इसका राइट आंसर होगा कारण कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना, उत्तर भारत के समृद्ध गंगा के मैदानों पर नियंत्रण पाना, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना। इसका परिणाम निकला है यह संघर्ष तीन प्रमुख राजवंशों गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट के बीच लगभग 200 वर्षों तक चला। अंततः प्रतिहार विजय हुए, लेकिन इस निरंतर युद्ध से तीनों शक्तियों की सैन्य व आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, जिससे बाहरी आक्रमणों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये तीन वंशों के बीच में चला था। ये भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष था। इसमें बंगाल की कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे सभी, इधर से भी आए थे, उत्तर भारत से भी आए थे, दक्षिण भारत से भी आए थे, सभी यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इसको डिटेल से समझना है तो आप कमेंट में करना, मैं शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको डिटेल में समझा दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अभी एग्ज़ाम है तो जल्दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रयाग प्रस्तुति ऐतिहासिक महत्व क्या है। प्रयाग प्रस्तुति की रचना गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों, उनकी नीतियों, व्यक्तित्व और तत्कालीन गुप्त साम्राज्य की सीमा विस्तार की प्रमाणिक जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम छप चुका है। ये भी पहला भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना आप। इसके बाद चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तो अपना तीसरा क्वेश्चन है महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के उद्देश्य में मुख्य अंतर क्या था। महमूद गजनवी, इसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना और मध्य एशिया में अपना साम्राज्य मजबूत करना था। वह भारत में स्थायी शासन स्थापित नहीं करना चाहता था। महमूद गजनवी तो ये चाहता था कि धन लूटना है और अपनी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना है। और मोहम्मद गौरी, इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना और विस्तार करना था। उसने विजित क्षेत्रों की देखरेख के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। उसका नौकर था एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पर छोड़कर गया था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन था तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में राजनीतिक महत्व है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में राजपूत शक्ति का पतन हुआ और दिल्ली में तुर्की मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। इस युद्ध के बाद ही पड़ी थी तुर्की मुस्लिम शासन की नींव। इसके बाद हमारा भारत में तुर्कियों का आगमन हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। भारतीय सामंतवाद से आप क्या समझते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। ये भी आपके एग्ज़ाम छप चुका है। तो उत्तर गुप्त काल के राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के सैन्य अधिकारों को मुक्त भूमि अनुदान के देने की परंपरा शुरू हुई। इन भूस्वामी सामंतों को प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारी भी मिले, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ। इसके बाद हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है चोल उत्तरामेरु अभिलेख किस विषय में है। तो आपको इस अभिलेख के विषय में बताना है। तो यह है उत्तरमेरु अभिलेख प्रांतीय प्रथम के शासनकाल का चौलकालीन स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं पूर्व सभा की कार्यप्रणाली युक्ताओं कुकुवलयी
लॉटरी चुनाव पद्धति का विस्तार वर्णन करता है। अब चलते हम भाग 2 की तरफ। इसमें दिल्ली सल्तनत 1206 से 1556 ईस्वी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चालीसा तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया। लिखता प्रणाली और शुद्ध अरबी सिक्के टपका व चिंतन चलाए। बगदाद के खलीफा की वैधानिक स्वीकृति खिलत प्राप्त की। ये पॉइंट आपको लिख देना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर। ये 4 पॉइंट याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है अपना। बलबन के राजस्व सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी? बलबन का मानना था कि राजा का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। नियाबत एक खुदाई और राजा ईश्वर की छाया है। झील ए इलाही। उसने दरबार में सिजदा घुटने टेककर प्रणाम और पापोस सम्राट के पैर चूमना प्रथा लागू की तथा पारसी त्यौहार नौरोज शुरू किया। तो आपको ये कोष्टक में ब्रैकेट में बंद है, ये लिखना है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, छप चुका है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको याद कर लीजिए। एक विशाल और स्थायी सेना को कम खर्च में बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन ने सभी आवश्यक वस्तुओं, अनाज, कपड़े, मवेशियों के दाम तय किए। बाजार की देखरेख के लिए सहाना ए मंडी नियुक्त की। जमाखोरी रोकने और कम तोलने के लिए कठोर शारीरिक दंड प्रावधान किया। यह थे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। इसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है एकता प्रणाली क्या थी? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली सल्तनत में सैनिकों व अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था, जिसे एकता प्रणाली या एकता मुक्ति ध्वली से भूमि से उस भूमि में राजस्व वसूलते थे, अपना खर्च व सेना रखरखाव निकालते थे और शेष राशि फवाजिल में केंद्र को देते थे। इसके बाद चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना क्या थी? असफल क्यों हुई? तो इसका आंसर होगा आपका चांदी की कमी के कारण उसने तांबे और पित्तल के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर रखा गया, लेकिन सरकारी टंकन को अंग्रेजी में कहते हैं या टकसाल मिंट कहते हैं। उचित नियंत्रण न होने के कारण लोगों ने घरों में ही जाली सिक्के टालना शुरू कर दिया, जिससे व्यापार ठप हो गया। तो आपको ऐसे से इम्पोर्टेंट इंग्लिश शब्द भी याद करना होगा, क्योंकि आपकी इससे डिक्शनरी भी मजबूत होगी। वो क्या मजबूत होगी तो आप इंग्लिश में भी अच्छा कर पाएंगे। तो आपको ऐसे शब्दों को छोड़ना नहीं और घबराना नहीं, इसे इंग्लिश शब्द भी आपको याद करते रहना है समय पर। इसके बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है अपना फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख लोक कल्याणकारी कार्य कौन से थे? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए विशाल नहरों का निर्माण करवाया, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे नए शहर बनाए। इसके बाद चलते हैं तीसरे पॉइंट में दीवान ए केरात दान विभाग और दान उल शिफा मुक्त अस्पताल की स्थापना की। भाग 3 प्रांतीय राज्य एवं सांस्कृतिक आंदोलन। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। विजयनगर साम्राज्य की न्यायीकरण व्यवस्था क्या थी? विजयनगर की एक प्रमुख सैन्य सामंत प्रणाली थी। इसमें राजा राय अपनी सैन्य नायकों को भूक्षेत्र आमरण प्रदान करते थे। नायक उस क्षेत्र से कर वसूल करते थे, शांति बनाए रखने और राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता प्रदान करते थे। इसके बाद 14वां क्वेश्चन आ चुका है। कृष्णदेवराय की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन सी थी? तो आपको कृष्णदेवराय की प्रमुख रचनाएं के बारे में बताना है। तो विजयनगर के महान शासक कृष्णदेवराय एक विद्वान थे, स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में
अमुक्त मालयद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की। उनके दरबार में 8 महान कवि अष्ट दिग्गज थे। तो आपको ये ग्रंथों के नाम याद कर लेना है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में ये छप चुके हैं, समझ लीजिए। इसके बाद चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? दोनों राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ रायचूर दोआब, मराठवाड़ा क्षेत्र और गोलकुंडा के हीरे की खदानों पर अधिकार जमाना था। ये शब्द के बारे में आपको अच्छे से डिटेलिंग कर लेनी है। ये सब दोआब क्या होता है, मराठवाड़ा क्षेत्र क्या है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो इसके सिद्धांत आपको बताए जा रहे हैं। पहला है एक ईश्वर में विश्वास, एक ईश्वरवाद। एक ईश्वर में विश्वास करना इसका अर्थ है गुरु की महत्वता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, बाह्य आडंबरों, कर्मकांडों और जाति प्रथा का विरोध, क्षेत्रीय लोक कलाओं में उपदेश देना। इसके बाद चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। सूफी मत के चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो ये अपने प्रमुख संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और शेख सलीम। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल साम्राज्य, राजपूत एवं मराठा उत्कर्ष। तो इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध 1556 में के क्या परिणाम हुए? बाबर इब्राहिम लोधी पराजित किया। इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत लोधी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर की सफलता का मुख्य कारण तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग था। तुलुगमा नीति ऐसी होती थी कि चारों तरफ से दूसरी सेना को घेर लेते थे और तोप चला के उनको हरा देते थे। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है शेर शाह। अपना 19वां क्वेश्चन आ चुका है। शेर शाह सूरी और रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर होगा शेर शाह ने भूमि में पैमाइश कार्रवाई पैदावार का 1/3 भाग कर के रूप में तय किया। किसानों को पट्टा स्वामित्व पत्र दिया और किसानों को काबूलियत स्वीकृति पत्र लिखते थे। इसके बाद चलते हैं 20वें क्वेश्चन के और 20वां क्वेश्चन है अकबर की सुलह कुल नीति से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर होगा सुलह कुल का अर्थ है सभी के साथ शांति और सार्वभौमिक सहिष्णुता। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखने के लिए ये नीति अपनाई। इसके तहत जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। इसके बाद 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 21वां क्वेश्चन है दीन ए इलाही क्या अर्थ है? 1582 में अकबर द्वारा शुरू किया गया एक नया विचार आचार संहिता था जो सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों पर आधारित था। इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। बीरबल उसके 9 रत्नों में से एक था। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 मनसबदारी प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? यह मुगलों की प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था थी जिसे अकबर ने शुरू किया। इसमें हर अधिकारी को एक पद मनसब दिया जाता था। जात अधिकार के व्यक्तित्व पद और वेतन को दर्शाता था। सवार अधिकार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार की संख्या तय करता था। इसमें मुद्रा और घुड़सवार और सैन्य सहायता दी जाती थी। मनसबदार वही होता था जो राजा के प्रिय होता था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की और अपना क्वेश्चन नंबर 23 होगा हल्दी घाटी युद्ध 1576 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में के बीच हुआ। सैन्य दृष्टिकोण से अनिर्णायक रहने के बावजूद इसने महाराणा प्रताप के अद्भुत साहस, स्वाभिमान और मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक स्थापित किया। इसके बाद चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान परिषद क्या थी? तो शिवाजी
के शासन में सलाह देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। पेशवा प्रधानमंत्री होता था, अमात्य में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सचिव, पत्राचार, सुमंत, विदेशी मंत्री, सेनापति, सरे नौबत, पंडित राव, धार्मिक मामले और न्यायाधीश। ये 8 प्रकार की मंत्री परिषद होती थी शिवाजी महाराज के दरबार में। इसके बाद हम चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। अपना 25वां क्वेश्चन आ चुका है। मराठों द्वारा वसूले जाने वाले छूत और सरदेशमुखी क्या थे? इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये सरदेशमुखी और छूत कर मराठों का प्रमुख कर था। छूत पड़ोसी राज्यों से उनकी उपज का 1/4 भाग यानी 25% लिया जाता था, ताकि मराठी उन पर आक्रमण न कर सके। सुरक्षाकर्ता सरदेशमुखी वंशानुगत प्रधान सरदेशमुखी होने के नाते कुल राजस्व का 10% अतिरिक्त लिया जाता था। इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपके एग्जाम ये भी छप चुका है। इसके बाद आ चुका है आपका 26वां क्वेश्चन। औरंगजेब की राजपूत नीति की क्या कमजोरियां थी? औरंगजेब ने अकबर की मित्रवत राजपूत नीति को त्याग कर मारवाड़ और मेवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और जजिया कर पुनः लगाया। इससे राजपूत मुगलों में विरोधी बन गए, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। पहले अकबर ने तो इस कर को हटा दिया था, जजिया कर को, लेकिन औरंगजेब ने वापस लगा दिया तो मुगल राजपूतों में और खतरनाक स्थिति बन गई थी और एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इसके बाद औरंगजेब की दक्कन नीति के लिए अभिशाप क्यों सिद्ध हुए? दक्कन। इसके बाद बात करते हैं हम 27वें क्वेश्चन की। औरंगजेब की दक्कन नीति के अभिशाप क्यों सिद्ध हुए? दक्कन दक्षिण भारत की बीजापुर, गोलकुंडा को जीतने और मराठों को दबाने के चक्कर में औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण में ही उलझा रहा। इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने लिखा, जिस प्रकार नेपोलियन को स्पेन की नासूर ने नष्ट किया, उसी प्रकार औरंगजेब को दक्कन की नासूर ने नष्ट किया। जैसे विश्व के अंदर नेपोलियन के बारे में पढ़ाई जाता है, वैसे औरंगजेब के बारे में बताया गया है। इसके बाद है 28वां क्वेश्चन। मुगलकालीन जब्ती प्रणाली आईने दल साला क्या थी? अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा लागू की गई इस प्रणाली की पिछले 10 वर्षों की फसल उत्पादन और मूल्यों का औसत निकालकर भू राजस्व की दर 1/3% हिस्सा निश्चित की जाती थी। इसके बाद अपना 29वां क्वेश्चन है। गुप्ती काल में संत कबीर और गुरु नानक देव की समाज सुधार में क्या योगदान था? इसका राइट आंसर होगा दोनों संतों की मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड और जातिगत भेदभाव का कड़ा खंडन किया। उन्होंने ईश्वर की भक्ति, निर्गुण और मानव समानता का संदेश दिया। इसके बाद 30वां क्वेश्चन आ चुका है अपना। 30वां क्वेश्चन आ चुका है। 30वां क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में 1527 का क्या महत्व है? खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और विजय हुआ। इस विजय ने भारत में मुगलों की सत्ता को